नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि रात के 3 बज रहे हैं। बाहर की दुनिया खामोश है और सड़कें वीरान हैं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही है। आपके घर में, आपके बगल वाले कमरे में सब गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन आप जाग रहे हैं। आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और छत के पंखे को घूमते हुए देख रहे हैं। बाहर सन्नाटा है, लेकिन आपके अंदर एक शोर है, एक ऐसा कोलाहल जो आपको सोने नहीं दे रहा। दिमाग में विचारों की एक ऐसी आंधी चल रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मैं अपनी जिंदगी के साथ सही कर रहा हूं? आज जो गलती हुई उसका अंजाम क्या होगा? कल वो बिल भरना है तो पैसे कहां से आएंगे? रिश्ते हाथ से रेत की तरह फिसल रहे हैं, मैं क्या करूं? एक अजीब सी घबराहट होती है ना? सीने पर एक भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम एक गहरी नदी के बीच में खड़े हैं और पानी का बहाव इतना तेज है कि हमारे पैर उखड़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं खड़े रहने की, चीजों को संभालने की, लेकिन हमारा कंट्रोल छूटता जा रहा है। हमें लगता है कि हम एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसका स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है, या शायद किसी के हाथ में नहीं है। अक्सर ऐसी काली रातों में हम एक चमत्कार की उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर इस जिंदगी को बदलना है, इस बिखराव को समेटना है, तो हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा। हमें लगता है कि दुनिया बदलने के लिए हमें रातों रात करोड़पति बनना होगा। हमें लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ी क्रांति लानी होगी। हम उस बड़े मौके का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और जादू की छड़ी घुमाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब एक भ्रम है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस तूफान को शांत करने का तरीका, उस खोए हुए कंट्रोल को वापस पाने का जादुई मंत्र किसी बहुत बड़ी सफलता में नहीं, बल्कि आपके ही बेडरूम के एक बहुत ही साधारण और शायद थोड़े बोरिंग से कोने में छिपा है? क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया जीतने की और खुद को जीतने की पहली सीढ़ी सिर्फ अपनी चादर की सिलवटें हटाना है? सुनने में यह बात अजीब लगती है, शायद थोड़ी बचकाना और बेतुकी भी, कि बिस्तर बनाने से भला डिप्रेशन, करियर, रिश्तों की उलझनें या जिंदगी की जंग कैसे जीती जा सकती है। लेकिन आज आप जो सुनने वाले हैं वो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये कोई हवा हवाई बातें नहीं हैं। ये वो नंगा सच है जिसे बारूद के धुएं, खून, पसीने, आंसुओं और समुद्र की जानलेवा ठंडी लहरों के बीच परखा गया है। यह वो सच है जो मौत के मुंह से निकलकर आया है। स्वागत है आपका बुक मंत्रा पर। यह चैनल उन लोगों का घर है जो किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी रूह में उतारते हैं। इंटरनेट की दुनिया में आपको जानकारी तो बहुत मिलेगी, लेकिन बुक मंत्रा पर हमारा मकसद है आपको वो प्रज्ञा देना जो आपकी जिंदगी के अंधेरे को काट सके। हम यहां पन्नों के बीच छिपी उस आग को ढूंढते हैं जो आपको राख से उठकर फीनिक्स बनने की ताकत दे। आज की हमारी किताब एक वसीयतनामा है, एक ऐसे इंसान का जिसने जिंदगी को उसकी सबसे क्रूर और सबसे खूबसूरत शक्ल में देखा है। किताब का नाम है मेक योर बेड और इसके लेखक हैं एडमिरल विलियम एच मैकरवेन। यह नाम अपने आप में एक संस्था है। यह कोई आम लेखक नहीं है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 37 सालों तक यूएस नेवी सील्स को कमांड किया है। नेवी सील्स दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे फुर्तीली और सबसे घातक मिलिट्री यूनिट मानी जाती है। ये वो लोग हैं जो पानी, जमीन और हवा कहीं भी काल बनकर टूट सकते हैं। ये वही कमांडर हैं जिनकी निगरानी में दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का मिशन चलाया गया था। इन्होंने इराक और अफगानिस्तान के रेगिस्तानों में अपने फैसले लिए हैं। इन्होंने अपने जवानों को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा है और उन्हें असंभव मिशनों से जीतते हुए भी देखा है। लेकिन साल 2014 में जब वो टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों को, जो अपनी जिंदगी शुरू करने वाले थे, संबोधित करने आए, तो उन्होंने बंदूक, बम या युद्ध नीति की बात नहीं की। उन्होंने बात की उन 10 उसूलों की जो उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग में सीखे थे। वो ट्रेनिंग जिसे बर्ड्स कहा जाता है।
6 महीने की वो नरक जैसी ट्रेनिंग जहां इंसान को तोड़ा जाता है, उसके अहंकार को चकनाचूर किया जाता है ताकि उसे फौलाद बनाया जा सके। आज हम उसी ट्रेनिंग ग्राउंड पर चलेंगे। हम उस कीचड़ में लौटेंगे, उस ठंडे पानी में कांपेंगे और उन 10 सबकों को इतनी गहराई से सीखेंगे कि वो आपकी हड्डियों में बस जाएं। इस किताब का पूरा सार, इसका निचोड़ सिर्फ एक लाइन में यह है कि अगर आप छोटी चीजों को सही तरीके से नहीं कर सकते तो आप बड़ी चीजों को कभी सही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अपनी लाइफ जैकेट कस लीजिए, क्योंकि हम गहरे पानी में उतरने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के एक आर्मी बैरक से। सूरज अभी निकला भी नहीं है। नेवी सील की ट्रेनिंग का यह बैरक कोई 5 स्टार होटल नहीं है। यह एक साधारण सा कमरा है जहां लोहे के पलंग लगे हैं और हवा में समुद्र की नमी और पसीने की गंध है। सुबह के ठीक 6 बजते ही इंस्ट्रक्टर कमरे में दाखिल होता है। वो एक सख्त फौजी है। उसकी वर्दी पर एक भी सिलवट नहीं है। उसके जूते आईने की तरह चमक रहे हैं। उसके जूतों की आवाज सन्नाटे को चीरती है। वो सीधा आपके बिस्तर के पास आता है। उसकी नजरें बाज जैसी हैं। उसका काम है आपके बिस्तर का निरीक्षण करना, और यह निरीक्षण कोई रस्म अदायगी नहीं है। यह एक इम्तिहान है। बिस्तर को मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब है कि चादर एकदम तनी हुई होनी चाहिए। उस पर एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर इंस्ट्रक्टर उस पर एक सिक्का उछाले तो सिक्का उछलकर वापस उसके हाथ में आना चाहिए। तकिया बिस्तर के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, और जो ऊपर का ग्रे रंग का कंबल है उसे पांव की तरफ से बिल्कुल 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा होना चाहिए। यह 45 डिग्री का कोण बहुत जरूरी है। मैकरवेन याद करते हैं कि उस वक्त जब वो एक युवा रंगरूट थे, उन्हें यह सब बहुत बेतुका और बकवास लगता था। उनके मन में सवाल आता था कि हम यहां नेवी सील बनने आए हैं। हम दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर जाने वाले हैं। हम पानी के नीचे तैरकर जहाजों को उड़ाने वाले हैं, और ये लोग हमसे चादर ठीक करवा रहे हैं। क्या चादर ठीक करने से मैं एक अच्छा सैनिक बन जाऊंगा? क्या इससे मुझे जंग जीतने में मदद मिलेगी? उन्हें गुस्सा आता था। उन्हें लगता था कि उनका समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन कई सालों बाद जब वो दुनिया देख चुके थे, सद्दाम हुसैन को पकड़ चुके थे, बंधकों को छुड़ा चुके थे, तब उन्हें उस साधारण से काम की असली और गहरी ताकत समझ में आई। दोस्तों, हमारी और आपकी सुबह कैसी होती है? जरा सोचिए। ज्यादातर लोगों की सुबह अव्यवस्था से शुरू होती है। अलार्म बजता है, हम उसे झुंझलाकर बंद करते हैं, फिर हड़बड़ी में उठते हैं। अरे लेट हो गया, भागते हुए ब्रश करते हैं। कपड़े ढूंढते हैं जो मिल नहीं रहे। नाश्ता आधा अधूरा करते हैं। और जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा कमरा पीछे कैसा दिखता है? बिखरा हुआ, चादर मुड़ी हुई, तकिया जमीन पर, तौलिया कुर्सी पर। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? इसका मतलब है कि आपने अपने दिन की शुरुआत अव्यवस्था के साथ की है, और जब शुरुआत बिखरी हुई होती है तो पूरा दिन बिखरा हुआ लगता है। दिमाग को अवचेतन स्तर पर यह सिग्नल मिलता है कि मेरा अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं बस हालातों के हिसाब से भाग रहा हूं। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहला काम यह करते हैं कि अपनी चादर को तानते हैं, तकिए को सही रखते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने दिन का पहला टास्क पूरा कर रहे होते हैं। यह आपको गर्व की एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी फीलिंग देता है। यह आपके दिमाग को एक डोपामाइन हिट देता है। आपका दिमाग कहता है कि चलो एक काम तो अच्छे से हुआ, मैंने दिन की शुरुआत जीत से की। यह एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है। एक काम पूरा हुआ तो अब दूसरा काम करने का मन करेगा, जैसे ब्रश करना, फिर तीसरा नाश्ता बनाना, फिर चौथा ऑफिस का काम करना। शाम तक वो एक छोटा सा बिस्तर बनाने का काम कई सारे पूरे हुए कामों में बदल चुका होता है। यह अनुशासन का पहला कदम है। इसे एक भारतीय छात्र या नौकरी पेशा इंसान की नजर से देखिए। आप एक हॉस्टल में रहते हैं
या पीजी में, या शायद अपने परिवार के साथ। आपका जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। आपको नहीं पता कि आज एग्जाम कैसा होगा। आपको नहीं पता कि आज इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। आपको नहीं पता कि आज मेट्रो में जगह मिलेगी या नहीं, या बॉस का मूड कैसा होगा। बाहर की दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो 6x3 का बिस्तर, वो आपके कंट्रोल में है। वो आपकी सल्तनत है। एडमिरल मैकरवेन एक बहुत गहरी बात कहते हैं जो दिल को छू जाती है। वो कहते हैं कि अगर आपका दिन बहुत ही भयानक बीता हो, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, या आपका ब्रेकअप हो गया, या कोई अपना दूर चला गया, जब आप थके हारे, टूटे हुए मन से और आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर लौटेंगे, तो आप एक ऐसे घर में घुसेंगे जहां आपका बिस्तर बना हुआ है। वो बिस्तर जो आपने बनाया था। वो सजा हुआ बिस्तर आपको क्या देता है? वो आपको उम्मीद देता है। वो आपसे कहता है कि कोई बात नहीं, आज का दिन बुरा था, लेकिन देखो तुमने सुबह यह काम कितना अच्छा किया था। तुम अनुशासन में हो, तुम हारे नहीं हो, कल का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत किसी आंदोलन से मत कीजिए, शुरुआत अपने बिस्तर से कीजिए। चादर की सिलवटें हटाना अपने दिमाग की उलझनों को सुलझाने का पहला कदम है। अब हम बैरक से निकलकर समुद्र तट पर चलते हैं। ठंडी हवा चल रही है। नेवी सील ट्रेनिंग का दूसरा चरण है टीम वर्क। ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को 7-7 लोगों की टीमों में बांट दिया जाता है। हर टीम को एक काली, भारी भरकम रबर की नाव दी जाती है। अगले 6 महीनों के लिए यह नाव ही आपकी दुनिया है, आपका घर है, आपकी जिम्मेदारी है। सैन डिएगो का समुद्र शांत नहीं होता। वहां की लहरें कई कई फीट ऊंची उठती हैं। खासकर सर्दियों में लहरें इतनी खतरनाक होती हैं कि वो किसी भी नाव को तिनके की तरह हवा में उछाल सकती हैं और पत्थरों पर पटक सकती हैं। किनारे से समुद्र के गहरे पानी में जाने के लिए आपको एक हिस्से को पार करना पड़ता है जिसे सर्फ जोन कहते हैं। यह वो इलाका है जहां लहरें टूटती हैं। यह सबसे खतरनाक इलाका है। अगर आपको सर्फ जोन पार करना है तो नाव में बैठे 7 लोगों को एक साथ एक ही लय में चप्पू चलाना पड़ता है। हर चप्पू की चोट पानी पर एक साथ पड़नी चाहिए। अगर एक आदमी भी सुस्त पड़ा, अगर एक आदमी ने भी अपनी ताकत बचाई, या अगर एक आदमी ने भी गलत दिशा में चप्पू चलाया, तो वो विशाल लहर नाव को पलटा देगी और आप सब समुद्र के ठंडे पानी में गिरेंगे और वो भारी रबर की नाव आपके ऊपर गिरेगी, जिससे हड्डियां टूटने का खतरा होता है। इस ट्रेनिंग में मैकरवेन ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। वो कहते हैं कि आप अकेले नाव नहीं चला सकते। ट्रेनिंग के दौरान कई बार मैकरवेन बीमार पड़े, कई बार उन्हें चोट लगी, कई बार वो इतने थक गए कि हाथ उठाने की ताकत नहीं थी। उस वक्त उनकी टीम के बाकी 6 लोगों ने एक्स्ट्रा जोर लगाया। उन्होंने मैकरवेन के हिस्से का भार उठाया, और जब टीम का कोई दूसरा साथी थका तो मैकरवेन ने एक्स्ट्रा जोर लगाया। यही एक तरीका था उस नर्क से बाहर निकलने का, एक दूसरे के लिए लड़ना। आज के दौर में हमें क्या सिखाया जाता है? सेल्फ मेड मैन। हमें लगता है कि हीरो वो है जो अकेला चलता है। फिल्मों में हम देखते हैं कि हीरो अकेला आता है और पूरी फौज को मार गिराता है। हम लोन वुल्फ बनने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। हम अपनी परेशानियां, अपना डिप्रेशन, अपने आर्थिक संकट सब अकेले झेलने की कोशिश करते हैं। हम सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं किसी को क्यों बताऊं, लोग क्या कहेंगे, मैं खुद संभाल लूंगा। और यही हमारा अहंकार हमें डुबो देता है। भारत में देखिए, एक पिता है जो घर का लोन अकेले चुका रहा है, बच्चों की फीस भर रहा है, ऑफिस का स्ट्रेस झेल रहा है। वो रात को सो नहीं पाता, लेकिन वो पत्नी या बच्चों को बताता नहीं। वो अकेले घुट रहा है। उसे लगता है कि मजबूत होने का मतलब है चुप रहना। एक स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो डिप्रेशन में है
उसे पैनिक अटैक आते हैं, लेकिन वो दोस्तों से बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो कमजोर दिखेगा। मैकरवेन कहते हैं कि यह जिंदगी भी उस सर्फ जोन की तरह है। यहाँ की लहरें, गरीबी, बीमारी, दुख, विफलता और मौत इतनी ऊंची और ताकतवर हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इनका सामना अकेले नहीं कर सकता। आपको एक टीम चाहिए, आपको एक पैडल बड़ी चाहिए। याद रखिए, जिसने एवरेस्ट चढ़ा उसके साथ शेरपा थे, जिसने बड़ा बिजनेस खड़ा किया उसके साथ पार्टनर और वफादार कर्मचारी थे। यहां तक कि भगवान राम को भी रावण से लड़ने के लिए वानर सेना की जरूरत पड़ी थी। कृष्ण को अर्जुन की और अर्जुन को कृष्ण की जरूरत थी। तो आज रात अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मेरी नाव में कौन है? कौन है वो लोग जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? क्या आपने ऐसे दोस्त बनाए हैं? क्या आपके रिश्ते ऐसे हैं? और सबसे जरूरी बात, अगर आप अकेले पैडल मार रहे हैं और थक चुके हैं तो रुकिए, अपने ईगो को साइड में रखिए, आवाज दीजिए, मदद मांगिए, क्योंकि डूबने से बेहतर है किसी का हाथ थाम लेना। मैकरवेन कहते हैं कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके साथ चप्पू चला सकें। नेवी सील ट्रेनिंग में एक और बहुत ही दिलचस्प वाकया होता है। आमतौर पर फौज में, पुलिस में या जिम में किन लोगों को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है? वो जो 6 फीट लंबे हों, जिनके डोले शोले लोहे जैसे हों, जो देखने में ही खतरनाक लगें। इंस्ट्रक्टर्स को भी ऐसे ही लड़के पसंद आते थे। उन्हें लगता था कि यही लोग असली सील बनेंगे। शारीरिक ताकत को ही सब कुछ माना जाता था। लेकिन मैकरवेन की क्लास में एक ग्रुप था जिसे वो मंचकिन क्रू कहते थे। मंचकिन मतलब छोटे कद के लोग। उस नाव की टीम में कोई भी 5 फीट 5 इंच से लंबा नहीं था। वो छोटे थे, पतले थे। उनके पास वो विशाल बाइसेप्स नहीं थे जो दूसरे लड़कों के पास थे। जो बड़ी बड़ी बॉडी वाले लड़के थे वो इन मंचकिन्स का मजाक उड़ाते थे। वो उन्हें टाइनी क्रू बुलाते थे और कहते थे कि ये बच्चे ट्रेनिंग कैसे पूरी करेंगे, इन्हें तो लहरें बहा ले जाएंगी। लेकिन ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है लंबी दूरी की तैराकी। खुले समुद्र में मीलों तक तैरना होता है। लहरें आपको थपेड़े मारती हैं, ठंडा पानी शरीर को सुन्न कर देता है, नमक आंखों में चुभता है। और हर बार जब वो रेस खत्म होती तो सबसे पहले किनारे पर कौन पहुंचता? वही मंचकिन क्रू, वही छोटे कद के लड़के। बड़े बड़े मसल्स वाले लड़के पीछे हाँफ रहे होते थे, पानी उगल रहे होते थे, और ये छोटे लड़के किनारे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे होते थे, मुस्कुराते हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खुले समुद्र में तैरना सिर्फ मांसपेशियों का खेल नहीं है, यह इच्छा शक्ति का खेल है। पानी यह नहीं देखता कि आपकी हाइट कितनी है। पानी यह नहीं देखता कि आप अमीर घर से हैं या गरीब, आप गोरे हैं या काले, आपके पिता कौन हैं। समुद्र सिर्फ एक ही चीज की कद्र करता है कि आपके अंदर कितनी आग है। उन छोटे लड़कों के पास बड़े मसल्स नहीं थे, लेकिन उनके पास बड़ा दिल था। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में अक्सर दूसरों को देखकर डर जाते हैं। हम खुद को कम आंकने लगते हैं। अरे, वो तो बहुत अमीर घर का है, उसके पास तो बाप दादा का पैसा है, वो तो बिजनेस कर ही लेगा, वो तो इंग्लिश मीडियम का है, उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, मुझे कौन पूछेगा? मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरे पास तो सिफारिश नहीं है, मेरा रंग सांवला है। हम अपने कद को, अपने बैकग्राउंड को, अपनी कमियों को अपनी हार का कारण मान लेते हैं। हम मैदान में उतरने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन मैकरवेन कहते हैं कि सील ट्रेनिंग सब बराबर कर देती है। सफलता यह नहीं देखती कि आपके जूते किस ब्रांड के हैं। सफलता यह देखती है कि आप नंगे पैर कितना दौड़ सकते हैं। हमारे देश के इतिहास को देखिए। लाल बहादुर शास्त्री, कद में छोटे, साधारण धोती कुर्ता पहनने वाले, लेकिन जब वो बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। उनका जिगरा किसी भी मस्कुलर नेता से बड़ा था। क्रिकेट में देखिए सचिन तेंदुलकर, 5 फीट 5 इंच का वो लड़का
जब दुनिया के सबसे लंबे और खतरनाक गेंदबाजों के सामने खड़ा होता था तो वो अपनी हाइट से नहीं, अपने बल्ले और अपने कलेजे से जवाब देता था। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक नाविक के बेटे, जिनके पास बचपन में पढ़ने के लिए बिजली नहीं थी, उन्होंने अपने बैकग्राउंड को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं, अगर आपको लगता है कि आप अंडरडॉग हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जंग हमेशा ताकतवर नहीं जीतता। जंग वो जीतता है जो आखिरी तक लड़ता है। शार्क को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हैं, उसे फर्क पड़ता है कि आप लड़ते कैसे हैं। तो आज के बाद कभी अपने बैकग्राउंड या अपनी कमियों को ढाल मत बनाइए। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो लोगों के बाइसेप्स मत नापिए, उनके दिल का आकार नापिए। अब हम सील ट्रेनिंग के उस हिस्से की बात करेंगे जो सुनने में तो मीठा लगता है, लेकिन असल में किसी सजा से कम नहीं था। इसे कहते हैं शुगर कुकी। सैन डिएगो के समुद्र तट पर बहुत सारी रेत है। ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर्स बहुत बारीकी से यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन करते थे। मान लीजिए आपने अपनी यूनिफॉर्म एकदम परफेक्ट धोई है और प्रेस की है। आपकी बेल्ट का बकल आईने की तरह चमक रहा है। आपने जूते पॉलिश किए हैं। आपने अपनी टोपी एकदम सही तरीके से पहनी है। आपने अपनी तरफ से 100% परफेक्शन दिया है। इंस्ट्रक्टर आपके सामने आता है। वो आपको ऊपर से नीचे तक देखता है। उसे कोई गलती नहीं मिलती, लेकिन फिर वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि रेत में लेट जाओ। आपको भागकर रेत के टीले में जाना पड़ता है, वहां गीली रेत में लौटना पड़ता है, फिर आपको पानी में डुबकी लगानी पड़ती है और फिर से रेत में लौटना पड़ता है। आपको तब तक लौटना पड़ता है जब तक कि आपका पूरा शरीर सिर से पांव तक, कान के अंदर, आंखों के पास, कपड़ों के अंदर गीली रेत से ढक न जाए। आप बिल्कुल एक चीनी चढ़ी हुई कुकी की तरह दिखने लगते हैं। और सबसे बुरी बात यह होती है कि आपको बाकी का पूरा दिन उसी रेत भरी यूनिफॉर्म में बिताना पड़ता है। रेत आपकी गर्दन में चुभती है, बगलों में रगड़ खाती है, त्वचा को छील देती है। हर पल खुजली होती है, दर्द होता है, ठंड लगती है। लेकिन जो चीज शरीर के दर्द से ज्यादा चुभती है वो रेत नहीं है, वो है अन्याय। कई बार छात्र रोते हुए या गुस्से में इंस्ट्रक्टर से पूछते कि सर, मैंने तो सब सही किया था, मेरी क्या गलती थी, मुझे सजा क्यों मिली? मैंने तो 100% दिया था। और इंस्ट्रक्टर का जवाब होता, जो बहुत ध्यान से सुनने लायक है, कि क्योंकि जिंदगी फेयर नहीं है बेटा। हम सब इंसाफ की उम्मीद में जीते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर मैं वफादार रहूंगा तो मेरा पार्टनर मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन जिंदगी गणित नहीं है। जिंदगी कई बार बहुत क्रूर होती है। आप अपनी तरफ से सब कुछ सही करेंगे, आप पूरी रात जागकर पढ़ाई करेंगे, फिर भी पेपर में वो आएगा जो आपने नहीं पढ़ा, या आप बीमार पड़ जाएंगे। आप ऑफिस में जी जान लगा देंगे, लेकिन प्रमोशन उसे मिलेगा जो बॉस का चमचा है और काम नहीं करता। आप सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर भी आपको कैंसर हो सकता है। उस वक्त हमारे अंदर एक बच्चा चीखता है कि यह सही नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम विक्टिम बन जाते हैं। हम किस्मत को कोसते हैं। हम कड़वाहट से भर जाते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है। भारत में देखिए, लाखों बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, और जिस दिन एग्जाम होता है खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। यह एक क्लासिक शुगर कुकी मोमेंट है। आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सजा आपको मिली। या किसी एक्सीडेंट में किसी निर्दोष की जान चली जाती है, या ऑफिस की राजनीति में आपको बलि का बकरा बना दिया जाता है। मैकरवेन कहते हैं कि अगर आप अपना समय यह सोचने में बर्बाद करेंगे कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, तो आप वहीं रेत में पड़े रह जाएंगे। सफल लोग वो नहीं हैं जिनके साथ कभी बुरा नहीं होता। सफल लोग वो हैं जो शुगर कुकी बनने से नहीं डरते। वो खड़े होते हैं, अपने कपड़ों से रेत झाड़ते हैं, दर्द को महसूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो शिकायत नहीं करते। वो यह नहीं पूछते क्यों, वो पूछते हैं कि अब क्या। तो दोस्तों,
अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि कभी कभी आप शुगर कुकी बनेंगे, और जब ऐसा हो तो रोना बंद कीजिए और दौड़ना शुरू कीजिए। सील ट्रेनिंग में एक शब्द है जिससे हर रंगरूट कांपता है, द सर्कस। ट्रेनिंग के दौरान कई फिजिकल टेस्ट होते हैं, दौड़ना, तैरना, बाधा दौड़। हर टेस्ट के लिए एक समय सीमा तय होती है। अगर आप उस समय सीमा में काम पूरा नहीं कर पाए तो आप फेल हैं। लेकिन फेल होने का मतलब यह नहीं कि आपको घर भेज दिया जाएगा। फेल होने का मतलब है आपका नाम एक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और उस लिस्ट का नाम था द सर्कस। सर्कस का मतलब था एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। जब दिन खत्म होता था और बाकी लोग सो रहे होते थे या आराम कर रहे होते थे, तब सर्कस वालों को बुलाया जाता था। उन्हें 2 घंटे और रगड़ा जाता था, और ज्यादा दौड़ना, और ज्यादा पुशअप्स, और ज्यादा फ्लटर किक्स। यह एक दुष्चक्र था। सोचिए, आप आज इसलिए फेल हुए क्योंकि आप थके हुए थे। सजा के तौर पर आपको और थकाया गया, तो अगले दिन जब टेस्ट होगा तो आप और ज्यादा थके होंगे, तो आप फिर फेल होंगे और आप फिर सर्कस में जाएंगे। ज्यादातर लोग जो ट्रेनिंग छोड़ते थे वो इसी सर्कस की वजह से टूटते थे। उन्हें लगता था कि वो इस चक्रव्यूह से कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन एक अजीब चमत्कार भी होता था। जो लोग सर्कस में जाते थे और हार नहीं मानते थे, वो धीरे धीरे अनजाने में ही मजबूत होने लगते थे। रोज की वो 2 घंटे की एक्स्ट्रा मेहनत, रोज का वो दर्द उनके शरीर को और फौलादी बना देता था। ट्रेनिंग खत्म होते होते जो लोग सबसे ज्यादा बार सर्कस में गए थे, वो क्लास के सबसे फिट और सबसे मजबूत लड़के बन चुके थे। जिस सजा ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, उसी सजा ने उन्हें सबसे ताकतवर बना दिया। हम सब फेल होने से डरते हैं। हमें सर्कस से डर लगता है। हमें लगता है कि फेल होना मतलब बर्बाद होना। हमें लगता है कि अगर हम पहली बार में सफल नहीं हुए तो हम में कोई कमी है। अगर किसी एग्जाम में नंबर कम आए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर कोई स्टार्टअप फेल हो गया तो हम दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन मैकरवेन कहते हैं कि सर्कस से मत डरो। जिंदगी में आपको कई बार सर्कस में भेजा जाएगा। आप फेल होंगे, लोग आप पर हंसेंगे, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जब आपके दोस्त पार्टी कर रहे होंगे। लेकिन यही वो वक्त है जब आप असल में बन रहे होते हैं। याद कीजिए अमिताभ बच्चन को। करियर की शुरुआत में उन्हें उनकी भारी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था। उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुईं। वो उनका सर्कस था। अगर वो उस वक्त हार मान लेते तो आज हम सदी के महानायक को नहीं जानते। केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को 1009 बार रिजेक्ट किया गया था अपनी रेसिपी बेचने से पहले। वो उनका सर्कस था। हर असफलता, हर रिजेक्शन, हर एक्स्ट्रा शिफ्ट जो आप ऑफिस में कर रहे हैं, यह सब आपको तोड़ नहीं रहा, यह आपको तराश रहा है। दर्द अस्थाई है, लेकिन उससे मिली ताकत स्थायी है। तो अगर आप आज फेल हुए हैं तो मुस्कुराइए। आप सर्कस में हैं और आप यहां से शेर बनकर निकलेंगे। असफलता अंत नहीं है, यह एक प्रोसेस है मजबूत बनने का। ट्रेनिंग में एक ऑब्स्टिकल कोर्स होता है। इसमें 25 अलग अलग बाधाएं होती हैं। दीवार फांदना, कीचड़ में रेंगना, जाली पर चढ़ना। लेकिन इनमें से एक बाधा सबसे डरावनी है, स्लाइड फॉर लाइफ। यह एक लंबी रस्सी होती है जो 2 खंभों के बीच बंधी होती है। एक तरफ 3 मंजिला ऊंचा टावर है, दूसरी तरफ एक छोटा खंभा। आपको उस ऊंची रस्सी पर लटक कर नीचे आना होता है। इस बाधा को पार करने के 2 तरीके थे। पहला, सुरक्षित तरीका। आप रस्सी के नीचे लटकें, अपने पैरों को रस्सी में फंसाएं और धीरे धीरे इंच दर इंच कीड़े की तरह सरकते हुए आगे बढ़ें। यह तरीका सेफ था, गिरने का डर कम था, लेकिन यह बहुत धीमा था। इसमें बहुत टाइम लगता था और अक्सर लोग टाइम लिमिट में फेल हो जाते थे। दूसरा, रिस्की तरीका, जिसे सील कम्युनिटी में कमांडो स्टाइल कहते थे। इसमें आप रस्सी के नीचे नहीं लटकते, आप रस्सी के ऊपर चढ़ते हैं
और फिर अपना पूरा शरीर हवा में झोंक देते हैं और सिर के बल तूफानी रफ्तार से नीचे स्लाइड करते हैं। यह बहुत रिस्की था। अगर आपका संतुलन बिगड़ा तो आप 30 फीट नीचे जमीन पर गिरेंगे, हड्डियां टूटेंगी, गर्दन भी टूट सकती हैं। कई लोग गिरे भी थे। मैकरवेन ने कई बार सेफ तरीका अपनाया। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनका टाइम कभी अच्छा नहीं आया। वो बस पास हो रहे थे, एक्सेल नहीं कर रहे थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया, वो डर को पीछे छोड़ेंगे। वो रस्सी के ऊपर चढ़े। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और अपना शरीर हवा में फेंक दिया। वो सिर के बल नीचे आए। हवा उनके कानों में सीटी बजा रही थी। कुछ ही सेकंड्स में वो दूसरी तरफ थे। उन्होंने अपना पर्सनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वो सुरक्षित भी थे और सबसे तेज भी। जिंदगी भी उस रस्सी की तरह है। ज्यादातर लोग रस्सी के नीचे लटक कर सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे चलते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे, सरकारी नौकरी ही ठीक है, बिजनेस में रिस्क है। अरे, जिससे घर वाले कहें शादी कर लो, लव मैरिज में रिस्क है। अरे, शांत रहो, बॉस के खिलाफ आवाज उठाने में रिस्क है। हम सुरक्षित खेलते हैं, हम सेफ्टी नेट ढूंढते हैं और सुरक्षित खेलकर हम जिंदगी तो काट लेते हैं, लेकिन हम कभी अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते। हम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। हम बस एवरेज बनकर रह जाते हैं। भारत आज बदल रहा है। देखिए उन लोगों को जिन्होंने रिस्क लिया। धीरू भाई अंबानी, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट, जिन्होंने रिस्क लिया और रिलायंस खड़ा किया। आज के युवा जो अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वो स्लाइड फॉर लाइफ कर रहे हैं। लेकिन हमारा मिडिल क्लास माइंडसेट हमें रोकता है। हमें गिरने का डर बहुत है। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? एडमिरल मैकरवेन कहते हैं कि अगर दुनिया बदलनी है तो सिर के बल छलांग लगानी होगी। बिना रिस्क के कोई महान कहानी नहीं बनती। हां, आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, लेकिन जो आदमी डर के मारे कभी कूदा ही नहीं, उसने कभी हवा में उड़ने का मजा भी नहीं चखा। वो डर जो आपको रोक रहा है, उसके पार ही आपकी असली जीत है। तो आज रस्सी के ऊपर चढ़ने की हिम्मत कीजिए। नेवी सील ट्रेनिंग में रात की तैराकी सबसे डरावनी होती है और सबसे खतरनाक तैराकी होती है सैन क्लेमेंटे आइलैंड के पास। यह जगह अपनी एक खास वजह से बदनाम है। यहां का समुद्र सफेद शार्क का घर है, दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी, वो जीव जो डायनासोर के जमाने से आज तक समुद्र का राजा बना हुआ है। ट्रेनिंग से पहले जब रात का अंधेरा होता है और पानी काला दिखाई देता है, इंस्ट्रक्टर्स छात्रों को ब्रीफिंग देते हैं। वो कहते हैं कि आज रात तुम्हें इस पानी में रहना है, तुम्हें लंबी दूरी तय करनी है, और हां, यहां शार्क होंगी। सिर्फ यह सुनकर ही आधे लोगों का दिल बैठ जाता है। लेकिन इंस्ट्रक्टर्स आगे बताते हैं कि अगर शार्क सामने आ जाए तो क्या करना है। यह सलाह बहुत ही अजीब और डरावनी होती है। वो कहते हैं कि अगर कोई शार्क तुम्हारे पास आए तो घबराना मत, तैरना बंद मत करना, डरो मत, उसे यह मत दिखाना कि तुम डरे हुए हो। अगर वो तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगाए तो अपनी जगह पर डटे रहना। और अगर वो शार्क तुम पर हमला करने आए, अगर वो अपना विशाल मुंह खोले, तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करनी है और उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मारना है। सुनने में यह पागलपन लगता है, पानी के अंदर शार्क को मुक्का मारना, लेकिन यही नियम है। अगर आप डर कर भागेंगे तो शार्क आपको शिकार समझकर खा जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी जगह पर डट कर खड़े रहेंगे तो शार्क, जो कि एक बुली है, वो पीछे हट जाएगी। प्रकृति में हर शिकारी डर को सूंघता है, शार्क भी और इंसान रूपी शार्क भी। हमारी जिंदगी का समुद्र भी शार्क से भरा हुआ है। ये शार्क कौन हैं? ये वो लोग हैं जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपका शोषण करते हैं। वो ऑफिस का टॉक्सिक बॉस हो सकता है जो आपको मेंटली टॉर्चर करता है। वो स्कूल या कॉलेज का कोई बुली हो सकता है। वो कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है जो आपको हमेशा नीचा दिखाता है, या फिर वो डर हो सकता है जो आपके अपने दिमाग में बैठा है। धौंस जमाना डरपोक लोगों का हथियार है।
बुली उसी को डराता है जो डरता है। वो आपकी घबराहट पर पलता है। जिस दिन आप भागना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप रुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं, उस दिन उनका गुब्बारा फूट जाता है। हम भारतीयों को अक्सर सिखाया जाता है कि पचड़े में मत पड़ो, चुपचाप सुन लो, झुक जाओ। रैगिंग होती है, हम चुप रहते हैं। सड़क पर कोई बदतमीजी करता है, हम नजरें चुरा लेते हैं। अन्याय होता है, हम सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि शार्क हमें खा जाएगी। लेकिन मैकरवेन कहते हैं कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको शार्क से नहीं डरना होगा, चाहे वो शार्क कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत रूपी शार्क की आंखों में आंखें डाली थीं। भगत सिंह ने फांसी के फंदे रूपी शार्क को मुक्का मारा था। पानी गहरा है, अंधेरा है और शार्क भूखी है, लेकिन यह आपका समुद्र है। भागिए मत, अपनी जगह मत छोड़िए, डटे रहिए। नेवी सील होने का एक अहम हिस्सा है पानी के नीचे दुश्मन के जहाजों पर हमला करना। इसे कहते हैं शिप अटैक। यह मिशन रात के वक्त अंजाम दिया जाता है। सील डाइवर को पानी के नीचे दुश्मन के बंदरगाह में घुसना होता है। पानी गंदा होता है और रात का वक्त होने की वजह से पानी के नीचे घुप्प अंधेरा होता है। आप अपनी नाक के आगे अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। लेकिन सबसे मुश्किल पल तब आता है जब आप दुश्मन के जहाज के नीचे पहुंचते हैं। जहाज का सबसे निचला हिस्सा, जिसे कील कहते हैं, वहां सूरज की या चांद की एक भी किरण नहीं पहुंचती और जहाज की मशीनरी का शोर इतना तेज होता है कि वो आपके दिमाग को सुन्न कर देता है। यह सबसे खतरनाक पल होता है। अंधेरे और शोर की वजह से डाइवर को भ्रम होने लगता है। उसे पता नहीं चलता कि ऊपर कौन सी दिशा है और नीचे कौन सी। घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है। मन करता है कि सब छोड़ो और सतह पर भाग जाओ। यही वो पल है, द डार्केस्ट मोमेंट। और इसी पल में नेवी सील को सबसे ज्यादा शांत रहना होता है। यही वो पल है जहां उसे अपने मिशन को अंजाम देना होता है। अगर वो उस अंधेरे में घबराया तो वो कभी सतह पर वापस नहीं आ पाएगा। हम सबकी जिंदगी में वो अंधेरा पल आता है जब किसी बहुत अपने की अचानक मौत हो जाती है, जब डॉक्टर कहता है कि सॉरी, आपको कैंसर है, जब सालों का बना बनाया बिजनेस एक रात में खाक हो जाता है, जब आपका जीवन साथी आपको छोड़कर चला जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हम जहाज की कील के नीचे हैं। चारों तरफ अंधेरा है, भविष्य दिखाई नहीं देता, शोर इतना है कि कुछ समझ नहीं आता। हम टूटकर बिखरना चाहते हैं, हम चीखना चाहते हैं। लेकिन एडमिरल कहते हैं कि मिशन के सबसे अंधेरे पल में ही आपको सबसे ज्यादा शांत और संयमित रहना होता है। जब परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो सब रो रहे होते हैं, सब घबराए हुए होते हैं, लेकिन उस वक्त घर के किसी एक सदस्य को नेवी सील बनना पड़ता है। किसी एक को उस अंधेरे में भी अपने आंसू रोककर शांत रहकर फैसले लेने पड़ते हैं। अंतिम संस्कार कैसे होगा? इलाज का पैसा कहां से आएगा? बच्चों को कौन संभालेगा? क्या आप वो इंसान बन सकते हैं? क्या आप वो चट्टान बन सकते हैं जिस पर बाकी सब सहारा ले सकें? यही असली ताकत है। मसल्स नहीं, बल्कि वो मानसिक शक्ति जो आपको तब भी काम करने देती है जब आपका दिल रो रहा हो। अंधेरे से मत डरिए, अपनी आंखों को अंधेरे की आदत डालने दीजिए और फिर अपना काम कीजिए। अब हम चलते हैं हेल वीक में। नरक का हफ्ता, 6 दिन बिना सोए, लगातार फिजिकल टॉर्चर, ठंड, कीचड़, दौड़, तैराकी। यह वो हफ्ता है जहां सबसे ज्यादा लोग ट्रेनिंग छोड़ते हैं। बुधवार की रात, ट्रेनिंग का सबसे बुरा वक्त। मैकरवेन और उनकी क्लास को मड फ्लैट्स में ले जाया गया। यह दलदल वाला इलाका था जहां पानी और मिट्टी जमकर कीचड़ बन गए थे। हवा बर्फीली थी। इंस्ट्रक्टर्स ने उन्हें गले तक उस ठंडे कीचड़ में गड़ा दिया। सिर्फ उनका सिर बाहर था, हड्डियां कटकटा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ठंड से मौत हो जाएगी। इंस्ट्रक्टर्स ने कहा कि अगर तुम में से सिर्फ 5 लोग भी हार मान लें तो हम बाकी सबको इस कीचड़ से निकाल देंगे।
हम सबको आग के पास ले जाएंगे और गर्म सूप पिलाएंगे। प्रलोभन बहुत बड़ा था। बस 5 लोग हार मान लें और सबका दर्द खत्म। कुछ छात्रों का हौसला टूटने लगा। वो उठने ही वाले थे। वो इंस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ रहे थे हार मानने के लिए। तभी अंधेरे में से एक आवाज आई। कोई गा रहा था। एक बेसुरी, फटी हुई, थकी हुई आवाज में कोई गाना गा रहा था। धीरे धीरे एक और आवाज जुड़ी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरी क्लास कीचड़ में गले तक धंसे हुए जोर जोर से गाना गा रही थी। इंस्ट्रक्टर्स चिल्लाए कि चुप हो जाओ, गाना बंद करो। लेकिन आवाज और तेज हो गई। उस गाने ने, उस एक छोटी सी धुन ने सब कुछ बदल दिया। अचानक कीचड़ कम ठंडा लगने लगा, हवा कम तेज लगने लगी और सुबह का सूरज करीब लगने लगा। उस एक गाने ने सबको उम्मीद दे दी और उस रात किसी ने हार नहीं मानी। दुनिया में उम्मीद से बड़ी कोई ताकत नहीं है। एक इंसान जिसके अंदर उम्मीद है वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। उम्मीद एक वायरस की तरह है। यह फैलती है। वॉशिंगटन, लिंकन, मंडेला, गांधी, इन सब ने क्या किया? इन्होंने अंधेरे वक्त में लोगों को उम्मीद दी। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि सिस्टम खराब है, देश का कुछ नहीं हो सकता, समाज बेकार है। हम उस कीचड़ में रोते हैं। लेकिन बुक मंत्रा आपसे पूछता है कि क्या आप वो इंसान बन सकते हैं जो उस कीचड़ में गाना शुरू करे? जब आपके दोस्त डिप्रेशन में हों, क्या आप उन्हें हंसा सकते हैं? जब परिवार टूट रहा हो, क्या आप उन्हें जोड़ सकते हैं? याद रखिए, अगर आप एक इंसान को हौसला दे सकते हैं तो आप दुनिया बदल रहे हैं। जब आप अपनी गर्दन तक कीचड़ में हों तो गाना शुरू कर दीजिए। और आखिर में नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे बड़ा और सबसे अंतिम नियम। ट्रेनिंग सेंटर के बीचों बीच एक पीतल की घंटी लटकी होती है। उस घंटी का एक ही मकसद है। अगर आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अगर आपको लगता है कि बस अब और नहीं, अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपको बस इतना करना है कि जाकर उस घंटी को 3 बार बजाना है। डिंग डिंग डिंग। जैसे ही आप घंटी बजाते हैं, आपका दर्द खत्म। आपको अब सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। आपको ठंडे पानी में नहीं जाना पड़ेगा। आपको कीचड़ में नहीं लेटना पड़ेगा। आप आजाद हैं। बस एक छोटी सी घंटी बजानी है। लेकिन अगर आपने घंटी बजा दी तो आप कभी नेवी सील नहीं बन पाएंगे। आप अपनी जिंदगी भर यह पछतावा लेकर जिएंगे कि आप हार गए, आपने क्विट कर दिया। एडमिरल मैकरविन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अगर दुनिया बदलनी है तो कभी कभी भी घंटी मत बजाना। जिंदगी आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। यह आपको कीचड़ में डालेगी, शार्क के सामने फेंकेगी, अंधेरे में डुबोएगी। घंटी बजाना बहुत आसान होता है। हार मान लेना, आत्महत्या कर लेना, सपनों को छोड़ देना, नशा करना, यह सब घंटी बजाना है। यह आसान रास्ता है। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं वो घंटी नहीं बजाते, वो दर्द सहते हैं। वो गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं। आजकल के युवा बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। एग्जाम में फेल हुए, घंटी बजाने यानी सुसाइड का ख्याल आता है। ब्रेकअप हुआ, घंटी बजाने यानी नशा करने का ख्याल आता है। बिजनेस डूबा, घंटी बजाने यानी भाग जाने का ख्याल आता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। दर्द सिर्फ एक मौसम है, यह गुजर जाएगा। आपकी कहानी का अंत हार नहीं है। आपकी कहानी अभी बाकी है। अगर आप कीचड़ में हैं तो गाना शुरू कीजिए। अगर अंधेरा है तो चलते रहिए। लेकिन कभी कभी भी उस घंटी को हाथ मत लगाइए। तो दोस्तों, यह थी एक एडमिरल की कहानी जिसने बिस्तर बनाने से शुरुआत की और दुनिया बदलने का रास्ता दिखाया। आइए एक बार उन 10 मणकों को याद करते हैं जो हमने इस माला में पिरोए हैं। सुबह अपना बिस्तर बनाइए, जीत से शुरुआत कीजिए। अकेले मत चलिए, किसी का हाथ थामिए। दिल बड़ा रखिए, कद या पैसा नहीं। शिकायत मत कीजिए कि जिंदगी फेयर नहीं है, आगे बढ़िए। असफलता से मत डरिए, वो आपको मजबूत बनाती है।
रिस्क लीजिए, सुरक्षित खेलना बंद कीजिए, शार्क के सामने डटे रहिए, भागिए मत। जब अंधेरा सबसे गहरा हो तब सबसे ज्यादा शांत रहिए, कीचड़ में भी उम्मीद का गीत गाइए, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानिए। एडमिरल मैकरवेन कहते हैं कि अगर आप ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल देंगे, और अगर आपने अपनी जिंदगी बदल दी तो शायद, सिर्फ शायद, आप दुनिया भी बदल देंगे। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक वादा खुद से करें कि कल सुबह की शुरुआत एक बिखरे हुए इंसान की तरह नहीं होगी। कल सुबह आप उठेंगे और सबसे पहले अपना बिस्तर बनाएंगे। आप खुद को याद दिलाएंगे कि कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आज की इस कहानी ने, इस नेवी सील की यात्रा ने आपके अंदर सोए हुए फौलाद को जगाया है तो बुक मंत्रा के साथ जुड़े रहें। हम यहां सिर्फ बातें नहीं बनाते, हम जीने का तरीका बदलते हैं। अगर आपको लगता है कि यह ऑडियो बुक किसी दोस्त, भाई या परिवार वाले की मदद कर सकती है, शायद कोई जो डिप्रेशन में है या कोई जो हार मानने की कगार पर है, तो इसे उनके साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक शेयर किसी को घंटी बजाने से रोक सकती है। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार जब हम कोई नई किताब लेकर आएं तो आप उसे मिस ना करें। और जाते जाते नीचे कमेंट में एक कसम खाकर जाइए, लिखिए कि मैं अपना बिस्तर बनाऊंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी। आज रात सुकून से सोइए और कल सुबह जीत के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका दोस्त बुक मंत्रा। जय हिंद।